हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान में। और आज आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको KVS PRT की जो टेस्ट सीरीज़ प्रतीक शिवालिक सर ने बनाई है, 20 सीरीज़ उन्होंने टोटल बनाई है, तो उसका पेडागोजी का जो सेक्शन है वो मैं आपको सोल्व कराऊंगी। आज बेसिकली मैं आपको कोड ए का सोल्व कराऊंगी, इसके बाद बाकी कोड्स के भी सोल्यूशन में विद एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रतीक शिवालिक सर का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक यहाँ पर दिया ही हुआ है, आप वहाँ पर जाएँ, टेलीग्राम को चैनल को जो है ज्वाइन करें। उसके बाद उसमें जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं उनको डाउनलोड करें और उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, जब तक आप अपनी नॉलेज को टेस्ट नहीं करते हैं, मतलब मैं कहूँगी इंटरवल के बाद आपको टेस्ट करते रहना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ आपको इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनके थ्रू जो है आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का मौका मिलता है कि आप कहाँ तक और कितना बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी लूप होल्स हैं, जो आपका वीकेस्ट पार्ट है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स प्लस जो टेस्ट सीरीज़ लेकर आते हैं, जैसे प्रतीक शिवालिक सर लेकर आए हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होती है। तो मैं आपको कहूँगी कि आपको टेलीग्राम चैनल उनका ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए और जो भी चीज़ें वो टेस्ट सीरीज़ वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आपको उनको कर देखना चाहिए। ठीक है, और ये 20 टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज वो नहीं ले रहे हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप जाइए और वहाँ से डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मैं बेसिकली आज कोड ए का जो पेडागोजी सेक्शन है, उसके 20 क्वेश्चन है, वो मैं आपको सोल्व कराऊंगी। ठीक है, तो एक मेरी भी कोशिश है कि आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो बस इसी मोटो के साथ जो है मैं अपनी आज की वीडियो शुरू करूंगी, आपको हल कराऊंगी। और मैं प्रतीक शिवालिक सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज़ जो है बच्चों के लिए बनाई है। तो चलिए देखते हैं हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बिलीव्स इन द पनिशमेंट फ्रॉम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, शिक्षा का कौन सा दर्शन इसमें विश्वास करता है प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने कुछ फिलोसफीज़ के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है नेचुरलिज्म, सेकंड है रियलिज्म, थर्ड है आइडियलिज्म एंड फोर्थ इज मार्क्सिज्म। ठीक है, तो मैं पढ़कर बता देती हूँ, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद और मार्क्सवाद। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, नेचुरलिज्म। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्यों होगा। देखिए, जो जे रूसो है, अगर आपने उनका नाम सुना है, एजुकेशनल फिलॉसफी उनकी जो है वो काफ़ी पॉपुलर फिलॉसफी है। तो रूसो हो गए, ठीक है, एक तो रूसो हो गए हमारे सामने, और एक हमारे सामने हो गए हमारे टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये दोनों ही नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, थोड़ा राइटिंग ख़राब आ रही है बिकॉज इस पर टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट प्लीज़ माइंड मत करना। ठीक है, तो जो रूसो थे और टैगोर थे, ठीक है, टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात कर रही हूँ, जो हमारे भारत से थे। ठीक है, तो इन दोनों की फिलॉसफी एजुकेशन के बारे में ये कहना था इनका कि आप बच्चे को जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में फ्री छोड़ दीजिए, उसे सोसाइटी से एक तरह से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जिसे जे रूसो ने तो यही कहा था कि आप सोसाइटी से उसको थोड़ा सा दूर रखिए और उसको नेचुरल सेटिंग्स में या नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है उसको शिक्षा ग्रहण करने दीजिए। अगर बच्चे को कंसिक्वेंसेस मिलेंगे, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप एक बच्चे को एक पार्क में खुला छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आज के दो का एग्जांपल ले रही हूँ। आपने बच्चे को खेलने दिया, मैनिपुलेट करने दिया, जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी है। ठीक है, सपोज पार्क में कुछ ऐसा एक फ्लावर है जो बच्चे को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन उसमें कांटे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि बच्चा उसको टच ना करे, लेकिन यहाँ पर रूसो ने कहा था कि आप बार बार बच्चे को ऐसे मत रोकिए, आप उसको मैनिपुलेट, एक्सप्लोर करने दीजिए। ठीक है, सपोज बच्चे ने एक बार उस फ्लावर को टच कर लिया, उसके कांटों में गलती से उसका हाथ टच हो गया और उसको चोट लग गई। ठीक है, ऑब्वियसली ये चोटें जो हैं बचपन में लगती रहती हैं, छोटी छोटी। तो रूसो ने कहा था कि अब उसको चोट लग गई है, अब वो दोबारा उस फ्लावर के पास नहीं जाएगा, ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस आएगा उसका। ठीक है, कि उसने फ्लावर को टच किया, उसमें कांटे थे, तो उसने जो है उसको टच किया था, कांटे थे, और अब वो उसकी तरफ दोबारा नहीं जाएगा, तो उसको एक नेगेटिव एजुकेशन मिल चुकी है। तो ये धारणा उनकी नेगेटिव एजुकेशन कहलाई, और उन्होंने कहा था इसके थ्रू ही आप बच्चे को एजुकेशन ग्रहण करने दीजिए। ठीक है, इसी तरह से वो बिल्कुल पनिशमेंट ना देने की बात करते हैं कि आप पनिशमेंट मत दीजिए, लेट द नेचर डिसाइड। ठीक है, प्रकृति को डिसाइड करने दीजिए कि क्या उसके कंसिक्वेंसेस होने चाहिए, और इस तरह से आप नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे को पढ़ने दीजिए। इसी को उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का नाम दिया था। तो जे रूसो और टैगोर जो हैं इसके मैं कहूँगी इसके बहुत बड़े ज्ञाता हैं नेचुरलिज्म के, उन्होंने ही दिया था इसको नेचुरलिज्म का, कि बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में आप पढ़ने दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द न्यू बोर्न सेंसेस इज द मोस्ट फुली डेवलप्ड एट बर्थ। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नए बोर्न की, मतलब नवजात बच्चे की कौन सी ऐसी
मतलब सेंस है जो डेवलप हो जाती है फुली बर्थ के टाइम पे, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। ये सारी सेंसेस आपको पता है, हियरिंग, विजन, स्मेल और टच, लेकिन इनमें से बर्थ के समय पे कौन सी पर्टिकुलर जो है विकसित हो जाती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 0 से 6 महीने का जो बच्चा होता है, 0 से 6 मंथ का जो बच्चा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सेस शो करता है, ठीक है, जैसे आई ब्लिंकिंग हो गया, ठीक है, एकदम से आंखें झपकाता है अगर उसको कुछ स्टिमुलस नजर, मतलब स्टिमुलस के प्रति उसका एक व्यवहार आता है एक तरह का ये, ठीक है। इसी तरह से रूटिंग होता है, हेड को टर्न करता है जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है। इस तरह से स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज किसी ने एकदम से उसके आगे से कुछ लेके चीज़ें गए, ठीक है, तो उसकी आंखें एकदम से घूम जाती हैं, या फिर वो अपना हेड टर्न करता है, उसको जो भी चीज़ें समझ में आती हैं उसके थ्रू, ठीक है, उन 6 महीनों में पर्टिकुलरली जो भी चीज़ें उसको समझ में आती हैं, तो उसकी तरफ जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें आई ब्लिंकिंग हो गया, रूटिंग हो गया, सकिंग हो गया, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब 6 मंथ से ज़्यादा का बच्चा हो जाता है तो फिर उसकी सेंसेस जो है धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो काफ़ी चीज़ें करने लगता है। खैर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि न्यू बॉर्न की सेंसेस में सबसे फुली डेवलप क्या होती है। देखिए हियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तब उसमें जो है हियरिंग सेंस जो है वो डेवलप करती है, ठीक है। विजन, देखने की भी उसमें आप देखेंगे कि आप जिस साइड दिखाएंगे उसको कोई खिलौना बड़ा सा, उसको वो उस साइड नहीं दिखेगा, दूसरी तरफ देखेगा, अगर आपने नए बोर्न बेबी को अगर आपने खिलाया है तो, ठीक है। फिर स्मेल की भी उसको सेंस नहीं होती है, तो बहुत हाई लेवल की सेंस होती है, ठीक है। उसके बाद है टच, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन 4 टच। टच क्यों होगा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। देखिए जब नया बच्चा होता है, या तो वो रोता है या सोता है या फिर पीता है, माँ का दूध पीता है, लेकिन आपको पता है कि जब वो बिस्तर गीला कर देता है, ठीक है, सपोज उसने सुसु या पोटी किया है, ठीक है, तो उस चीज़ का बच्चे को पता चल जाता है, किसी ने उसको नहीं देखा सपोज कुछ देर के लिए, तो उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके में टच की जो वो सेंस है ना वो उसमें है अभी, ठीक है, वो देख पा रहा है कि उसको कुछ चीज़ टच हो रही है और वो उसको इरिटेट कर रही है, ठीक है। तो आप ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कि टच। टच को जो है वो पहचानना शुरू कर देता है बर्थ के टाइम पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर परफॉर्मिंग पुअरली इन एग्जाम यू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल सेइंग दैट यू आर नॉट मेंट फॉर स्कूल, अकॉर्डिंग टू फ्रायड व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म आर यू एम्प्लॉइंग, ठीक है। तो देखिए जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात की है, ठीक है। उन्होंने बेसिकली टेस्ट किए थे पर्सनालिटी की थ्योरी, बेसिकली उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है अपनी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया था जिनसे हम बचते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म हमारा किसी भी प्रॉब्लम सिचुएशन से एक तरह से डील करने का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस में डिफरेंट तरीके का होता है, ठीक है। कुछ टाइप से बेसिकली रिप्रेशन होता है, प्रोजेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, सब्लिमेशन, डिनायल, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, तो इस तरह के कुछ थे, ठीक है। खैर वो अभी सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो देखिए हुआ क्या है कि परीक्षा में प्रदर्शन खराब करने के बाद आप सोच रहे हैं आप स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, आप ये कहते हैं कि आप स्कूल के लिए बने ही नहीं हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर बेसिकली एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि आप सफल नहीं हो पाए। आपने ये तो नहीं सोचा कि आपकी मेहनत में कोई कमी हो सकती है, लेकिन आपने ये सोचा कि आप स्कूल के लिए ही नहीं बने हैं, तो ये अपने आप को एक आपने एक्सक्यूज़ दे दिया है, ठीक है। आप डिफेंसिव हो रहे हैं अपने लिए, आप ये कहकर कि भाई मैं तो स्कूल के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कुछ और चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये एक तरह का मैं कहूँगी एक्सक्यूज़ दे रहा है, ये एक्सक्यूज़ वाला डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, कि यहाँ पर हम अपने आप को एक एक्सक्यूज़ दे देते हैं कुछ काम में सफल ना होने का, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली हम एक्सक्यूजेस देते हैं, ठीक है। हम एकदम तरह से मैं कहूँगी कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट्स होता है, फैक्ट्स का हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कर देते हैं टू मेक एन एनवायरनमेंट और एन इम्पल्स लेस थ्रेटनिंग, कि हमारे लिए कम खतरनाक हो कोई चीज़ या कम मतलब हमें पेन दे, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ फैक्ट्स का जो है डिस्टॉर्शन कर देते हैं और हम एक तरह से एक्सक्यूजेस प्रोवाइड करते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। देखिए और भी रिग्रेशन हो गया या प्रोजेक्शन हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है बेसिकली आपकी जो फीलिंग्स है आप उससे बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं, ठीक है। आपका रिएक्शन जो आता है वो बिल्कुल ऑपोजिट आता है, जो आप सोचते हैं आप कहीं ना कहीं उस अनएक्सेप्टेबल चीज़ को वो करने के लिए आप दूसरी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्रोजेक्शन में ये होता है कि सपोज आप किसी पर्सन को डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कि नहीं वो भी मेरे को डिसलाइक करता है इसलिए मैं उसको डिसलाइक कर रही हूँ, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे पर, ठीक है। तो ये होता है प्रोजेक्शन। और अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली हम अपनी एज से जो है कम लेवल का बिहेवियर करते हैं, ठीक है। जैसे रिग्रेशन में क्या होता है कि आप एक मैच्योर बंदे हैं लेकिन आप किसी चीज़ से बचने के लिए आप
अनमेच्योर बिहेवियर करने लग जाएं, ठीक है। सपोज एक बच्चे को जो है हॉस्पिटल में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा कि वो भाई एकदम से अपना, उसको पता है कि हॉस्पिटल क्यों जाना है, ठीक है, कुछ बीमार हो गया या कुछ ऐसी चीज़ उसके साथ पहले से हुई है जिसकी वजह से मम्मी पापा हॉस्पिटल लेके गए थे उसको, ठीक है, भले ही वो स्कूल जाने से बच रहा है तो वो कुछ ऐसी हरकतें दोबारा करेगा ताकि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं एक तरह से, अपनी एज के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं, उससे छोटी एज के लेवल के अकॉर्डिंग का बिहेवियर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल, ठीक है। तो बेसिकली अनुरक्षण पूर्वाभ्यास का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा। देख लिए, दो टाइप की रिहर्सल होती है, एक तो होती है इलेबोरेटिव रिहर्सल और एक होती है मेंटेनेंस रिहर्सल, ठीक है। मेंटेनेंस रिहर्सल बेसिकली क्या होता है, रोड मेमोराइजेशन से रिलेटेड है कि आप एक चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए, ठीक है। और इसमें बेसिकली आप कनेक्शन नहीं बनाते किसी और चीज़ से, या प्रीवियस नॉलेज को जो है चेक नहीं करते, उसके साथ कनेक्ट करके नहीं देखते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस रिहर्सल के अंदर। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है हम उसकी थोड़ी पावर को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे वो 20 सेकेंड्स के अराउंड होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो उसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं रिपीटेडली अगर हम उसको रिवाइज करें चीज़ों को। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। रीडिंग योर नोट्स ओवर एंड ओवर एज यू स्टडी फॉर एन एग्जाम, तो ये हो सकता है। थिंकिंग अबाउट हाउ द मटेरियल यू आर स्टडिंग रिलेट्स टू चैप्टर दैट यू हैव प्रीवियसली स्टडी। मैंने कहा कि मेंटेनेंस रिहर्सल में हम प्रीवियस नॉलेज से कनेक्शन नहीं बैठाते हैं, ये हम करते हैं इलेबोरेटिव रिहर्सल में, ठीक है। डेवलपिंग निमोनिक्स टू हेल्प यू रिमेंबर दैट मटेरियल। देखिए निमोनिक्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CAG लिख लिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कि CAG के नाम से हम जानते हैं इसको। CAG हमने एक निमोनिक्स बना ली जिसके थ्रू हम इसकी फुल फॉर्म को याद रखते हैं, तो ये इस तरह से निमोनिक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होता। उसके बाद थिंकिंग अबाउट हाउ द मटेरियल रिलेट्स टू योर ओन लाइफ, तो मैंने कहा रिलेशन तो बनाते नहीं है मेंटेनेंस रिहर्सल में, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि इसमें हम रिपीट करते रहते हैं उस चीज़ को, जिस उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो हमने पढ़ी है पहले से, ताकि वो हमारे दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाए। तो बेसिकली रोड मेमोराइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये बाकी चीज़ें जो है ना ये हम करते हैं इलेबोरेटिव रिहर्सल में, ठीक है। इलेबोरेटिव रिहर्सल में हम कनेक्शंस बनाते हैं, प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं ताकि चीज़ें जो हैं हमारे अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। वहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं होता कि हम फैक्ट्स को लर्न करें, वहाँ पे हम चीज़ों को क्लियर करते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतीक हैज़ लर्न दैट एवरी टाइम ही क्लीन्स हिज रूम हिज मदर मेक्स हिज फेवरेट डेजर्ट, ठीक है। तो भाई जब भी वो रूम अपना साफ़ कर देता है तो उसकी माँ जो है उसकी बिल्कुल फेवरेट मिठाई बना देती है। तो ये किस तरह का जो है आपको बताना है ये क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस है क्लासिकल कंडीशनिंग, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसका देखिए आपको पता है कि ये एक तरह का रेनफोर्समेंट ही यहाँ पर मिल रहा है कि बच्चे को कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। और रेनफोर्समेंट और जो नेगेटिव और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात है वो स्किनर ने की थी, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलरली इस चीज़ के बारे में पूछा गया है, तो इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग तो होगा नहीं, एक्सटिंक्शन भी नहीं होगा। अब बात आई रीइंफोर्समेंट और ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग तो जनरल टर्म हो गई ना, उसके अंदर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है, तो आप इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। वैसे तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आंसर की में वैसे जो सर ने प्रोवाइड किया है उसमें नेगेटिव रिन्फोर्समेंट आंसर है, लेकिन हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, यहाँ पर पॉजिटिव हो, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ आंसर क्यों सीखना होगा। देखिए है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट, ठीक है, ये एग्जैक्टली है कि यहाँ पर अगर कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा तो आप ऑपरेंट कंडीशनर को लगा सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसमें एक और चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट है। देखिए जब भी आपका जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है, जो भी परिणाम होते हैं आपके, वो किसी ना किसी बिहेवियर को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, सॉरी रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि बच्चे को मिठाई मिल रही है, ठीक है, उसको अपनी फेवरेट मिठाई मिल रही है,
क्योंकि जब वो रूम साफ़ कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि माँ चाह रही है कि बच्चा अपना रूम साफ़ करे, ठीक है। अगर रूम साफ़ करना है तो माँ उसको मिठाई दे रही है हर बार, ठीक है। तो बेसिकली माँ चाहती है कि ये जो रूम साफ़ करने वाला बिहेवियर है ये बार बार रिपीट हो बच्चे का, इसलिए वो कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम उस बच्चे को क्या मिल रहा है, उसकी फेवरेट मिठाई मिल रही है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा वो बिहेवियर जो है बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, ताकि उसको अपनी फेवरेट मिठाई मिल सके। या यहाँ पे आप चॉकलेट का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जिन बच्चों को चॉकलेट पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो उसको एक तरह से मजबूत बना रहा है। मतलब जो परिणाम है उस बिहेवियर का, बच्चे ने रूम साफ किया, ये तो उसका बिहेवियर हो गया, और इसका परिणाम क्या हुआ कि उसको उसकी फेवरेट मिठाई मिल गई। तो उसका जो परिणाम है वो उसके बिहेवियर को जो है स्ट्रॉन्ग बना रहा है, एक तरह से उस बच्चे को बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करने पर मजबूर कर रहा है। कहेंगे कि वो करेगा क्योंकि उसको मिठाई चाहिए। तो इस तरह का जो रीइंफोर्समेंट होता है उसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर आप चलिए इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात की गई है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में होता क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टिमुलस है, जो भी हमें स्टिमुलस मिल रहा है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है जो चीज़, वो रिमूव हो जाए किसी तरह से, ठीक है। मैं इसको आपका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक बच्चे को स्कूल में जो है टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है, सपोज मैथ्स का टीचर उसकी बहुत पिटाई कर रहा है, सॉरी मैं ये थोड़ा ऐसा वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ बट समझाने के लिए। मैथ्स का टीचर उसको ह्यूमिलिएट करता है, उसको मतलब, या फिर मैथ्स का टीचर छोड़िए, चलिए आप उसका फेलो है, उसके कोई दोस्त हैं जो उसको चिढ़ाते हैं, उसका नाम बिगाड़ते हैं, या फिर उसके मम्मी पापा के बारे में गलत गलत बोलते हैं, और बहुत ही ह्यूमिलेट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा जो है घर पर आएगा, ठीक है, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं होगा क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ ये कर रहे हैं, मतलब पूरी क्लास के लोग उसको मिलकर चिढ़ा रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा, घर पे थोड़ा सा नाटक करेगा, ठीक है, बीमार होने का नाटक करेगा कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, ठीक है। वो क्यों नहीं जा रहा है स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल ना जाने की वजह से उसका जो स्टिमुलस था वहाँ पे, जो उसको इतनी ज़्यादा उसको मतलब चिढ़ाया जा रहा था, जो भी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, बुलिंग की जा रही थी, उसको वो अवॉइड करना चाहता है, ठीक है। तो उसको वो अवॉइड कर पाएगा अगर वो स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब देखा उसने कि वो बीमार हो गया, तो मम्मी पापा ने उसको स्कूल नहीं भेजा, ठीक है, भाई बीमार है बच्चा, चलो घर पे रेस्ट करेगा, ठीक है। उसने नाटक किया, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, जो भी नाटक किया, तो उस बिहेवियर से उसका जो स्टिमुलस था, जो उसको परेशान हो रहा था, जिसकी वजह से वो अनप्लीजेंट स्टिमुलस जो है वो रिमूव हो गया एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा, वो स्कूल ना जाने के और बहाने ढूंढेगा, ठीक है। ये एक तरह का नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है। अब इसको हम नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, देखिए नेगेटिव हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो अनप्लीजेंट सिचुएशन था ना, जो अनप्लीजेंट सिचुएशन थी बच्चे की, कि उसको बुलिंग की जा रही थी, तो उस बुलिंग से बच गया स्कूल ना जाने से, ठीक है। और ये बिहेवियर पे क्या आया कि वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, बार बार रिपीट करेगा ताकि वो उस एवर्सिव सिचुएशन को जो है वो अवॉइड कर सके, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट का पार्ट हो गया। सो ये जो 55 क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और अगर आपको पेपर में ही ऑप्शन मिला होता तो आई होप कि इसका ऑप्शन फिर थर्ड होता ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि ये है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट ना, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी दे दिया है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो जाता है ना फिर पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट का। तो मे बी ये एक प्रिंटिंग एरर हो सकता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तो है ही नहीं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स व्यू ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, आपको पता है सिगमंड फ्राइड ने जो है पर्सनालिटी की पूरी अपनी एक थ्योरी प्रोवाइड की है हमें। तो उन्होंने जो है कई तरह की पर्सनालिटीज़ की बात की है और 3 एलिमेंट्स बताए हैं बेसिकली पर्सनालिटी के, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 स्ट्रक्चर्स हैं पर्सनालिटी के, 3 एलिमेंट्स कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो जो हमारा इड है वो किस पे चलता है, देखिए जो हमारा इड है, ठीक है, जिसको हम इड बोलते हैं, ये प्लेजरेबल प्रिंसिपल पर काम करता है, चाहता है कि प्लेजर मिले और पेन को किसी तरह से अवॉइड करें, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, इसको मतलब डिज़ायर्स अपनी पूरी करनी है, जैसे भी बस पूरी करनी है क्योंकि प्लेजर चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईगो की, ठीक है, तो ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है कि ये सेटिस्फाई तो करता है हमारी नीड्स को, लेकिन रियलिटी के अकॉर्डिंग्स, ठीक है, जैसे रियलिटी जितनी है उसको देखते समझते हुए आप कितना सेटिस्फाई कर सकते हो, तो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा ईगो। और जब हम सुपर ईगो की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये मोरल वैल्यूज़ पर चला जाता है, ठीक है, जो हमारी मोरल ब्रांच होती है ना मेंटल फंक्शनिंग की, कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसकी समझ जो है हमें सुपर ईगो से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि द एग्जीक्यूटिव
सिस्टम, जो हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, द डैश। अब वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम क्या है, तो वो है हमारा ईगो, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और सेटिस्फाई करता है नीड्स को, ठीक है। तो कहते हैं ना कार्यकारी वही होता है जो मतलब इम्प्लीमेंट बेसिकली करता है, काम करवाता है, तो ये है ईगो जो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईगो आ जाएगा। उसके बाद है सीक्स टू ग्रेटिफाई द इम्पल्सिस ऑफ, तो किसकी इम्पल्स को जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, किसकी, मैंने भी बताया कि इड जो है वो इम्पल्सिव होता है, ये चाहता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने, और करता कौन है, ईगो सेटिस्फाई करता है अकॉर्डिंग टू द रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इड, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक जो है उसमें आपका आएगा ईगो और सेकेंड ब्लैंक में आएगा इड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन पहले ईगो आएगा, मतलब कि द एग्जीक्यूटिव सिस्टम, द ईगो सीक्स टू ग्रेटिफाई द इम्पल्स ऑफ द इड इन मोर एक्सेप्टेबल वे, ताकि आप नीड्स तो सेटिस्फाई कर रहे हो लेकिन उसको एक्सेप्ट भी किया जाए दूसरों के थ्रू, ठीक है। तो ये करता है हमारा एक, ठीक है। और किसकी इम्पल्सेस को शांत करने के लिए, इड की इम्पल्सेस को शांत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट 6 months ऑफ एज प्रतीक स्टिल डेमोन्स्ट्रेट्स द ग्रास्पिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्सेस। तो ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं शुरुआती जो 6 महीने होते हैं, 0 से 6 मतलब बर्थ से 6 months तक का टाइम लगा लीजिए आप, तब तक ये रिफ्लेक्सेस जो है रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब 6 months तक ऑलरेडी सारे डिसअपियर हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो हो जाती है, जो हमारा सेरेब्रल कोर्टेक्स नाम का जो पार्ट होता है ब्रेन में वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये रिफ्लेक्सेस जो हैं गायब हो जाते हैं और बच्चा और मेच्योरली चीज़ें करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया है कि प्रतीक जो है वो अभी भी यही कर रहा है, मतलब रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया, ग्रास्पिंग हो गया, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स आपको बताऊँ तो हेड टर्न करता है, ठीक है। जैसे भी उसको स्टिमुलस नज़र आता है ना, तो वो हेड अपना टर्न करता है, मतलब जैसे आपने पक्षियों को देखा होगा ना, हेड ऐसे मूव करते हैं, मतलब शो नहीं कर सकती, तो हेड मूवमेंट होती है एकदम रूटिंग में, ठीक है। और ग्रास्पिंग आपको पता ही है कि पकड़ने की जो कला होती है बच्चे की, ठीक है। तो होता क्या है कि वो अभी तक ये कर रहा है, 6 महीने हो चुके हैं, तो ये क्या शो कर रहा है, ये प्रतीक के बारे में क्या शो कर रहा है। तो इसमें ऑप्शंस है, हैव एडवांस्ड मोटर स्किल्स, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ख़त्म हो जानी चाहिए थी। हैज़ मसल्स दैट कैन नॉट सपोर्ट हिज बॉडी, ये भी नहीं होता है। हैज़ ए प्रॉब्लम विद ब्रेन डेवलपमेंट, नीड्स लेस एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन देन द एवरेज बेबी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 कि उसकी अभी ब्रेन डेवलपमेंट जो है उसमें भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं बच्चे की बॉडी में ब्रेन डेवलपमेंट में, वो तो खैर डॉक्टर्स का काम है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, क्योंकि जो सेरिब्रल कोर्टेक्स हमारा होता है जब वो डेवलप हो जाता है फुली, तो ये रिफ्लेक्सेस जो हैं अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज अबाउट रिसर्च, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, वो सही है, ठीक है। ओनली को रिलेशनल रिसर्च अलाउज रिसर्चर्स टू डिटरमाइन कैजुअलिटी, ठीक है, मतलब कि कारणता बोलते हैं इसको कैजुअलिटी को, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको पता है कि जब कोई कारण होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, हम साइंस में पढ़ते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसके बारे में है बेसिकली, वो रिसर्च के बारे में है। तो देखिए कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, पहले ये जानना ज़रूरी है। कोरिलेशन में क्या होता है कि 2 वेरिएबल्स जब होते हैं, कोई भी 2 वेरिएबल है उनके बीच रिलेशनशिप क्या है, इसलिए हमें कोरिलेशनल रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो ये भी वही है, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप का पता लगाया जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का काम किया जाता है, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि भाई एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है क्योंकि इसमें कोई चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है, तो क्या इस दूसरे वेरिएबल में भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये बेसिकली काम होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, ठीक है। जबकि कोरिलेशन रिसर्च में ज़रूरी नहीं है कि आप कॉज एंड इफेक्ट देखेंगे, हो सकता है आप देख लें, लेकिन आप मतलब उस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। कोरिलेशन उसमें आप बस एक रिलेशन ढूंढते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। आप ये नहीं ढूंढते कि क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है तो इसमें क्या चेंज आएगा। तो ये कॉजेज़ का पता आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पता करते हैं, ये कोरिलेशन में आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या सही होगा। तो ओनली कोरिलेशनल रिसर्च अलाउज रिसर्चर्स टू डिटरमाइन कैजुअलिटी, ये भी गलत है। उसके बाद ओनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउज रिसर्चर टू डिटरमाइन कैजुअलिटी, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा इसका। इसमें बोथ आ गया, तो आपको बताया मैंने कोरिलेशन नहीं करता कॉज एंड इफेक्ट को, मतलब उनके बारे में नहीं पता लगाता है। उसके बाद ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका, आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ओनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम कारणता का पता लगाएं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू कीप आइटम्स इन शॉर्ट मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बेसिकली आप आइटम्स रखते हैं फॉर एन इनडेफिनेट लेंथ ऑफ टाइम इज़ टू, ठीक है, तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, द बेस्ट वे टू कीप आइटम्स इन शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर एन इनडेफिनेट लेंथ ऑफ टाइम, कि ज़्यादा टाइम तक वो रहे, मतलब हमें नहीं पता कितने टाइम तक वो रहनी चाहिए, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कब तक रहनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि 15 से 20 सेकंड, बस इतनी पावर होती है इमेज उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की शॉर्ट टर्म मेमोरी की, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है कि अगर आप बार बार रिहर्सल करें किसी चीज़ की, जैसा अभी पहले क्वेश्चन आया था ना मेंटेनेंस रिहर्सल, तो मेंटेनेंस रिहर्सल होती यही है कि आप बार बार उस चीज़ को रिवाइज करें ताकि आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो एकदम से आपको जब आप पेपर देने जाए तो आपको हाईलाइट करे, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसमें हम फैक्ट्स लर्न करते हैं, डेट्स लर्न करते हैं, तो ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा रिहर्सल, ठीक है, यानी कि रिहर्स करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से वो हो जाएंगी, आपको रिवाइज हो जाएंगी और आपको एकदम से मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी की आप वो बढ़ा सकते हैं, लिमिट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू, रिहर्सल के थ्रू, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जबकि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली वो सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब जिनका हम रिलेशन कर करके उन चीज़ों को सीखते हैं, उसमें हम काफ़ी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपको सबके नाम पता है, आपके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं उनके नाम आपको पता है, क्यों पता है, क्योंकि आप उनसे मिले हैं, आपने उनसे बातें की हैं, तो वो चीज़ें स्टोर हो जाती है, कनेक्शन किया है आपने उन लोगों के साथ, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके में सेव हो जाती हैं, वो फैक्ट्स नहीं है जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट फाउंड इन फ्राइड्स थ्योरी। तो देखिए फ्राइड्स थ्योरी पर काफ़ी क्वेश्चन है इस सीरीज़ में, तो फ्राइड की थ्योरी में कौन सी इनमें से टर्म नहीं है। तो बेसिकली ये जो मैसोचिज्म है, सैडिज्म है या फिर नार्सिज्म है, ये सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि फ्राइड ने जो पर्सनालिटी की थ्योरी दी है तो इन डिसऑर्डर्स की तो बात की है, लेकिन ये एनिमिज्म इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, ठीक है। जब हम ये सोचते हैं ना कि निर्जीव वस्तु में भी जान देखना एक तरह से, उसको हम बोलते हैं एनिमिज्म। जैसे मैंने आपको पियाजे कराया था, मैंने उसको बताया था कि एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या होती है, बच्चे में डेवलप हो जाती है एनिमिस्टिक थिंकिंग, उनको लगता है कि उनका जो टॉय है वो भी उन्हीं की तरह खाना खाता है, उन्हीं की तरह पानी पीता है, उसको भी उतना ही प्यार चाहिए जितना बच्चे को चाहिए, ठीक है, तो ये एनिमिज्म होता है एक तरह से। जब हम ये देखें कि निर्जीव चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, उनमें भी जान होती है, तो इसको बोलते हैं एनिमिज्म। ये बाकी जो ऑप्शन है 1, 2 और 4 जो हैं ये आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस्ड एंड एनरिच्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इफ डेवलप्ड एंड यूज्ड इन स्कूल्स विल हेल्प द। तो जितना भी आप उच्च और संपन्न शिक्षण सामग्री का विकास करा जाएगा और स्कूलों में उसका उपयोग किया जाएगा तो ये किसको मदद करेगा, ये बताना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। तो फर्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रन, सेकंड है बैकवर्ड चिल्ड्रन, उसके बाद थर्ड है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उसके बाद है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो आपको पता होगा कि ये जो सारे बच्चे हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी वाले, ये वो बच्चे हैं जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, ठीक है, इनको मतलब कि ज़्यादा अटेंशन चाहिए टीचर्स की तरफ से या फिर हम कहें सिस्टम की तरफ से, ताकि ये और मेहनत करके सफलता पा सके, ठीक है। लेकिन जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं तो एडवांस और इनरिच्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का इनके लिए क्या यूज़ है, जब इनको पहले की चीज़ें ही हमें समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि इन बच्चों का सीखने का तरीका थोड़ा अलग है, ये थोड़े से स्लो हैं, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से हमें और मेहनत करनी है इन पर, तो इनके लिए एडवांस चीज़ें तो काम नहीं करेंगी ना जो उच्च लेवल की होंगी। इनके लिए तो पहले हमें बिल्कुल लो लेवल की चीज़ों से स्टार्ट करना होगा, पहले बेसिक चीज़ें सिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही तो हम एडवांस पर आएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की, तो आपको पता है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको गिफ्टेड दिख जाएंगे, 1-2 बच्चे हमेशा आपको मिलते हैं जो मतलब हर चीज़ को बहुत फटाफट करते हैं, आपने काम कर दिया बिल्कुल ख़त्म करके बैठ गए हैं। तो बेसिकली क्लास का जो एवरेज लेवल होता है उससे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा आगे चलते हैं, तो इनके लिए आपको एडवांस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं बच्चों के लिए आप एडवांस और इनरिच्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक जस्ट टर्न 4। तो प्रतीक अभी 4 साल का हुआ है, बट ही हैज़ द लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड। 4 साल का बच्चा है लेकिन उसके अंदर 6 साल के बच्चे की जैसी भाषा का विकास हुआ है, उसके अंदर भाषा की क्षमता है, ठीक है। फॉर लैंग्वेज एबिलिटी प्रतीक्स डैश एज इज़ ग्रेटर देन हिज डैश एज। तो अगर हम लैंग्वेज एबिलिटी की तरफ देखें तो उसकी एज जो है वो क्या है, क्या होनी चाहिए थी, मतलब क्या हम समझते कि ये ही मिलेगी लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, ठीक है। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो आपकी एक्चुअल एज होती है। सपोज
कि मैं 28 ईयर्स की हूँ, तो मैं 28 ईयर्स की हूँ, ये मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है, मैं इस तरह की, ये मेरी एक तरह से बायोलॉजिकल एज भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आपकी डेवलपमेंटल एज क्या होती है, जब आप अपनी एज के बच्चों से या अपनी एज के लेवल से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। सपोज़ मैं 28 की हूँ लेकिन मैं मेच्योरिटी 35 ईयर्स ओल्ड जैसे दिखाऊँ, तो वो मेरी डेवलपमेंटल एज हो जाएगी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी एक्चुअल एज है, और डेवलपमेंटल एज जो आपकी, आप उस लेवल से आगे बढ़कर जो काम कर रहे हैं, जिस स्टेज पे आप काम कर रहे हैं, तो वो आ जाएगी एज आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि उसकी जो डेवलपमेंटल एज है वो 6 साल की है, लेकिन उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो आप उसकी 4 साल की है, ठीक है। 4 साल का बच्चा 6 साल तक के बच्चे की एबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कि फॉर लैंग्वेज एबिलिटी प्रतीक्स डेवलपमेंटल एज इज़ ग्रेटर दैन हिज क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। Narinder, an 8-year-old boy, constantly teases one of the girl in his 3rd grade classroom. He calls her names and chases her on the playground, telling other boys that she has cuties. ठीक है, तो भाई एक नरेंद्र 8 साल का लड़का है, एक लड़की को लगातार छेड़ता रहता है, 3री क्लास की लड़की है, कभी उसका नाम चिढ़ाता है, कभी मतलब बुलिंग करता है, ठीक है, उसका पीछा करता है प्लेग्राउंड तक, दूसरे लड़कों को बोलता है कि इसके सर में तो जुएं हैं, या जो भी है उसकी बुराई करता है जैसे भी, ठीक है। इफ़ नरेंद्रस रियल फीलिंग आर मोर लाइक अट्रैक्शन टू दिस गर्ल, देखिए इसमें ये बोला गया है कि उसकी असली भावनाएं क्या हैं, कि वो लड़की की तरफ आकर्षित है, ये बताया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नरेंद्र ये वाला बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ वही है आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म थे जो फ्राइड ने बताए थे, ठीक है, वो सब हम डिस्कस, मैं आपको पहले भी वाले क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी अपनी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स को, ठीक है, आप रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी पावरलेस सब्स्टिट्यूट या टारगेट की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में फेल हो गए, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बार बार कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं आ रहा, नहीं क्लियर हो पा रहा, तो आपने क्या किया, आपके घर में एक छोटा सा पेट है, आपने उसको किक कर दिया, ठीक है। आपने उठा के अपनी, मान लीजिए अपनी कोई चीज़ है वो उठाकर फेंक दी, आपने दीवार में कोई चीज़ उठाकर पटक दी, ठीक है, या फिर किसी और को टारगेट कर लिया, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। जब आप नेगेटिव चले जाते हैं ना, मतलब अपनी कमियों को बर्दाश्त करने के लिए आप दूसरे को टारगेट बना देते हो, किसी पावरलेस इंसान को या पावरलेस चीज़ को, उसको किक करना या फिर उसको तोड़ना फोड़ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। प्रोजेक्शन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोजेक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है कि मतलब अगर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपकी कोई फीलिंग्स है किसी के लिए, आप किसी को हेट करते हो, ठीक है, तो आप जस्टिफाई करते हो अपने आप को, मैं इसको हेट कर रहा हूँ बिकॉज वो भी मुझे हेट करता है या करती है, ठीक है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मतलब एक तरह से जस्टिफाई कर देते हो अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, कि उस दूसरे पर्सन की भी वही फीलिंग्स है जो मेरी फीलिंग्स है, तो आई एम ओके, आई एम एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप उसको बचाते हो। उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए रिएक्शन फॉर्मेशन में आपकी जो रियल फीलिंग्स होती है ना, आपको पता है कि वो सोशली जो है वो अनएक्सेप्टेबल होंगी, ठीक है, इसलिए आप उस चीज़ को दबाने के लिए उसके ऑपोजिट में बिहेव करते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना 3rd होगा, ठीक है। यहाँ पे नरेंद्र उस लड़की के प्रति आकर्षित है, लेकिन उसकी जो रियल फीलिंग्स है उसको पता है, अगर कहेगा तो वो एक तरह से अनएक्सेप्टेबल होगी, तो वो उसके ऑपोजिट में दिखा रहा है कि हाँ भाई मेरे को तो तू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो ऐसी है, तू ये ऐसी है, ठीक है, तो वो ऑपोजिट में बिल्कुल उसको बिहेव कर रहा है, ठीक है। लास्ट भी डिस्कस कर लेते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन उन्होंने कहा था कि मतलब सबसे बेस्ट होता है सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू फ्राइड। उन्होंने बोला था कि इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सब्लिमेशन में आप अपनी फेलियर को या अपनी किसी इंपल्स को आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, ठीक है। सपोज आप कामयाब नहीं हुए किसी चीज़ में, आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आप सोसाइटी में आगे उस चीज़ के प्रति लोगों को अवेयर करोगे कि आप ये गलतियाँ ना करें, तो आप उस चीज़ में अपने आप को लगा दोगे, ठीक है। एक तरह से मोरल या एथिकल वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाती है सब्लिमेशन में, ठीक है। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर डॉग इज बार्किंग सो लाउडली दैट इट्स मेकिंग योर ईयर्स रिंग, यू क्लैप योर हैंड्स, द डॉग स्टॉप्स बार्किंग। आपको जो है अपने कुत्ते का बार्क करना जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके कान एकदम से मतलब बजने लगते हैं कि जब वो भौंकता है, ठीक है। सो आपने क्या किया, अपने हाथों से ताली बजा दी, अब कुत्ता जो है वो भौंकने से रुक जाता है, आपके कान बजने बंद हो गए, ठीक है। आपको एक चीज़ मिल गई भी, ताली बजाने से कुत्ता बिल्कुल चुप हो गया है, ठीक है, डॉग ने भौंकना बंद कर दिया है। तो आप खुद सोचते हैं मुझे हर बार ऐसा करना होगा जब भी वह भौंकने लग जाएगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, जो ये इसका डॉग की बार्किंग जो हुई है ये खत्म हो गई है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है।
पिछली देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में मैंने जिसमें आपको बताया था कि वो आंसर की में उसका करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, वो था पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का एग्जांपल। ठीक है, मम्मी जब भी वो रूम साफ कर रहा था तो उसको मिठाई दे रही थी, तो उसमें उसका रूम साफ करने का जो बिहेवियर है वो रिपीट हो रहा था अगर उसका जो परिणाम है वो उसको मिल रहा था। ठीक है, परिणाम बच्चे के लिए अच्छा था कि उसको मिठाई मिल रही है, इसलिए उसका बिहेवियर रिपीट हो रहा था, तो वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था, ये है नेगेटिव रिइंफोर्सर। ठीक है, ये नेगेटिव रिइंफोर्सर क्यों है मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या हुआ है कि ऑब्वियसली एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस था डॉग का भौंकना। ठीक है, उस आदमी के लिए जो भी है वहाँ पर उसके भौंकना जो है बड़ा ही अनप्लीजेंट था, तो उन्होंने अपने हाथ से क्या किया, मतलब क्लैप कर दी। ठीक है, तो यानी कि उस क्लैपिंग की वजह से डॉग ने बार्किंग करना बंद कर दिया, तो उस अनप्लीजेंट स्टिमुलस का रिमूवल हो गया। डॉग की जो बार्किंग थी वो उसका अनप्लीजेंट स्टिमुलस था जो उसको पसंद नहीं था, वो कम हो गया है, ख़त्म हो गया वो बिल्कुल उसके क्लैप करने से। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनप्लीजेंट बिहेवियर जो है, स्टिमुलस जो है उसका रिमूवल हो जाता है जब किसी भी चीज़ को करने से, तो वो आपका क्या होता है, नेगेटिव रिइंफोर्सर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल होगा नेगेटिव रिइंफोर्सर का। अब देखिए ये पनिशमेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, पनिशमेंट बिल्कुल अलग चीज़ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जब पॉजिटिव रिइंफोर्सर का मतलब होता है जब आपको एक बिहेवियर जो है रिपीट होता है, अगर उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं तो वो बिहेवियर को रिपीट करता है किससे। ठीक है, और नेगेटिव में आपका जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस है वो रिमूव हो जाता है, तो इसलिए आप वो बिहेव करते हैं। ठीक है, आप क्लैपिंग करेंगे बार बार, आप ये बिहेवियर शो करेंगे क्योंकि इससे जो है वो कुत्ता भौंकना बंद कर रहा है, तो ये आपका नेगेटिव रिइंफोर्सर है। ठीक है, प्राइमरी रिइंफोर्सर भी ये नहीं होगा क्योंकि ये प्राइमरी तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड मास यूज्ड एज ए टूल टू हेल्प पीपल रिकॉल द ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो देखिए हमें सबको पता है कि बोर्ड मास देखते ही हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हमने एक एक्रोनिम बना लिया है, बेसिकली वो रूल समझने के लिए। कुछ एक रूल है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में रूल लगता है कि भाई पहले ब्रैकेट ओपन होगी, फिर ऑर्डर ऑफ ये सब आएगा, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो हम उसको ऐसे एकदम से लंबा याद करेंगे तो शायद वो हमें याद ना हो, इसलिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया उसका, बोर्ड मास। ठीक है, एक्रोनिम कह लीजिए। तो ये टेक्निक क्या टेक्निक होती है। ठीक है, देखिए ये निमोनिक का एग्जाम्पल है, ये जो सेकेंड ऑप्शन है ना आपका निमोनिक, हिंदी में इसको कहेंगे स्मरक। ठीक है, स्मृति के लिए होता है बेसिकली। ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स होते हैं जो हमारी मेमोरी को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, ताकि हमारा जो रिटेंशन है ना वो ज़्यादा रहे, हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहें, तो इसके लिए निमोनिक्स बना लेते हैं। जैसे आपको पता है ना BRICS, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ब्रिक्स कंट्रीज़ होती हैं जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ठीक है, उसके बाद चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। तो हमने ब्रिक्स, अब ब्रिक्स से हमें याद आ जाता है, या फिर PM की कोई भी योजना आती है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर लेते हैं PMVVY। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं PMJDY। तो इस तरह से हम अपने कुछ निमोनिक्स बना लेते हैं ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो, बजाय कि पूरा वो याद करने से। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब बचपन में हम रेनबो के कलर्स याद करते थे सीक्वेंस में, तो मेरा अपना एक होता था विबग्योर। ठीक है, साइंस वाले टीचर ने बताया था। ठीक है, तो आज तक मुझे याद है कि उन्होंने बताया था विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो उन्होंने कहा था इसको रिवर्स करोगे तो इस साइड फ्रीक्वेंसी तेज हो जाएगी, इस साइड ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये भी एक निमोनिक ही था, इस आज तक मुझे याद है। आप सोचिए, तो मतलब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो मेमोरी को शार्प करने की टेक्निक होती है निमोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश वांटेड टू टीच his dog मोती टू सिट अप एंड बैग यूजिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ही स्टार्टेड बाय गिविंग मोती अ ट्रीट व्हेन ही वाज सिंपली स्टैंडिंग, देन ही गेव अ ट्रीट ओनली इफ ही वाज सिटिंग। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा था वो कि भाई अपने डॉग को सिखा रहा है कि आपको बैठना कैसे है और आपको किस तरह से मतलब विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। तो उसने क्या किया कि मोती को ट्रीट दी जब वो खड़ा था, सिंपली खड़ा था, तो उसने ट्रीट दे दी, उसको कुछ भी दे दिया, भले बिस्किट से दिया, जो भी। देन ही गेव इट ट्रीट ओनली इफ ही वाज सिटिंग, जब फिर उसने क्या किया कि जब वो बैठ रहा था तब उसको ट्रीट दी। ठीक है, लेकिन जब वो खड़ा हो गया फिर उसको ट्रीट नहीं दी, मतलब यहाँ पर उसने अब सिर्फ तभी ट्रीट दी जब वो बैठ रहा था। तो भाई डॉगी को भी समझ में आ गया कि जब बैठूंगा तभी कुछ मिलेगा। ठीक है, देन ही गेव हिम ट्रीट ओनली इफ ही वाज सिटिंग एंड रेज्ड वन पो। ठीक है, तो जब उसने क्या किया, जब वो बैठ रहा था और अपना पंजा जो है उठा रहा था, तभी उसको उसने ट्रीट दी। अब सिर्फ बैठने पे नहीं मिल रही है, अब जब पंजा भी उठा रहा है साथ में, तब उसको ट्रीट मिली। ठीक है, तो डॉगी को ये समझ में आ गया धीरे धीरे कि अब मुझे बैठना भी पड़ेगा, साथ ही साथ अपना पंजा हिलाऊंगा, ये कुछ बोलेंगे तब मुझे ट्रीट मिलेगी। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 है, मैं आपको ऑप्शन समझा देती हूँ सब धीरे धीरे। देखिए फर्स्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मतलब विभेद करना आना चाहिए आपको। ठीक है, सपोज अगर
कोई जैसे कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताऊँ, कैट जो थी उसको बेल की आवाज़ सुनाने पर ही, ये एग्जांपल उसी का दे देती हूँ मैं, ठीक है, थ्योरी में जो यूज़ किया गया है। तो कैट को जो है मतलब बेल की जब आवाज़ आ रही थी बिल्ली को, तो उसको खाना या कुछ मिल रहा था, तो वो भाग कर आ रही है भाई, बिल्ली जैसे ही बेल या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है कि खाना मिलेगा आप, तो ठीक है। लेकिन अगर उसको पता है कि जो एक पर्टिकुलर बेल थी उस टाइप की, ठीक है, उससे कोई डिफरेंट साउंड वाली बेल है, तो वहाँ उसमें अगर वो भेद कर पा रही है तो वो डिस्क्रिमिनेशन होगा, कि वो पहचान कर पा रही है कि वो बेल और दूसरे वाली बेल बिल्कुल अलग है, ठीक है। लेकिन अगर वो जनरलाइज कर लेती है, वो सोचती है कि नहीं ये वाली बेल थी और मतलब अब इस वाली दूसरी वाली बेल आएगी तो भी उसको ही मिलेगा, तो उसने जनरलाइज कर लिया है, ठीक है, कि भाई ये तो कर रही थी लेकिन इसको अब यहाँ भी अप्लाई हो सकता है, दूसरी बेल की आवाज़ आएगी तो भी वो अब चीज़ अप्लाई होती है, तो वो उसका जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल तो ये ऊपर वाला है नहीं, तो ये तो आपके कट जाएंगे। उसके बाद है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो वो तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई स्टिमुलस का रिमूवल तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है शेपिंग की, तो यहाँ पे शेपिंग किस तरह से होगा इसका बस मैं आपको थोड़ा सा समझा सकती हूँ इस तरीके से कि शेपिंग एक तरह की बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम जो उसकी मतलब अगर थोड़ी सी भी प्रोग्रेस होती है तो हम उस टाइम पे रिइंफोर्समेंट दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेन टारगेट क्या था कि भाई डॉगी को सिट कराना था और प्लस उसको मतलब उसको ये दिखाना था कि वो विनती करना सीख जाए, तो ये चीज़ें हमारा टारगेट था। लेकिन हम एकदम से वही टारगेट अचीव होगा तब रिइंफोर्समेंट करेंगे तो वो नहीं होगा। शेपिंग का मतलब होता है अगर वो थोड़ी बहुत भी प्रोग्रेस कर रहा है ना, अगर डॉगी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कर रहा है तो उसी टाइम पे उसको रिइंफोर्समेंट दे दो। जैसे वो पहले खड़ा था तो भाई रिइंफोर्सर दे दिया, ठीक है, रिइंफोर्समेंट कर दिया, उसको कुछ दे दिया। उसके बाद जब वो बैठने लगा तो उसने प्रोग्रेस की ना, उसको फिर रिइंफोर्समेंट दे दिया। अब उसके बाद वो बैठकर हाथ उठाने लगा तभी आप उसको दे रहे हैं, तो उसने फिर से प्रोग्रेस कर लिया, वहां पे आपने रिइंफोर्समेंट दे दिया। तो ये होता है शेपिंग, मतलब आप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो है परफेक्शन पर नहीं जाते हैं सीधे, आप जो उसने इंप्रूवमेंट की है उन इंप्रूवमेंट्स में आप उसको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज दैट बर्ड्स फ्लाई, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड 2 + 2 = 4 इज कंटेन इन योर मेमोरी व्हाट, ठीक है। तो ये कौन से टाइप की वो है आपको ये बतानी है, ठीक है, कौन सी मेमोरी है ये, तो ये बतानी है आपको, ठीक है। देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी को ना कई तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। एक तो लॉन्ग टर्म मेमोरी डिवाइड होती है आपकी प्रोसीजरल, ठीक है, ये प्रोसीजरल जो लिखा है, और एक होती है डिक्लेरेटिव, ठीक है। एक तो ये टाइप्स है लॉन्ग टर्म मेमोरी के। डिक्लेरेटिव में मतलब फैक्ट्स की बात होती है, जो फैक्ट्स होते हैं जो आपको लर्न ही करने पड़ते हैं, ठीक है। और प्रोसीजरल में आपका स्किल या आपकी प्रोसेस आता है कि आपने किस तरह से उस चीज़ को किया है। ये तो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। एक होता है एपिसोडिक और सिमेंटिक, ये थर्ड और फोर्थ जो दिख रहे हैं ना, एक क्लासिफिकेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये होता है, एपिसोडिक और सिमेंटिक। देखिए एपिसोड में क्या होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, जिसमें आपका मतलब आपके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस जो एपिसोड्स होते हैं वो आपके दिमाग में छप जाते हैं एक तरह से, ठीक है, वो होता है। और एक होती है सिमेंटिक, जिस सिमेंटिक है ना, ये कुछ कुछ डिक्लेरेटिव की तरह है। सिमेंटिक का मतलब होता है कि जो जनरल अवेयर्स होती है, जनरल नॉलेज जो आपको होती है, आपको जो फैक्ट्स पता होते हैं वो सिमेंटिक में आते हैं, ठीक है। जैसे 2 + 2 = 4, ये हम सबको पता है, इसमें आप कुछ और मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकते हैं भाई, 2 + 2 तो 4 ही होगा ना, या फिर सन जो है वो हमेशा ईस्ट से ही राइज होगा, बर्ड्स उड़ते ही हैं, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, इनमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है सिमेंटिक, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दी। तो ये एपिसोडिक मैंने बता दिया आपको, प्रोसीजरल मैंने आपको बता दी, तो ये किसका पार्ट आएगा, सिमेंटिक का। तो ये वाली जो नॉलेज होती है एक तरह से डिक्लेरेटिव के समान आप समझ सकते हैं, फैक्ट्स बेस्ड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है रिव्यू कमेटी ऑन सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पर एक रिव्यू कमेटी बनी थी, तो वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी, ये क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसका ऑप्शन है आचार्य राममूर्ति कमेटी, ठीक है। राममूर्ति कमेटी के नाम से फेमस है बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी हैज़ गॉट मोर फेथ इन इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, यानी कि प्रभावात्मक अनुशासन में आस्था रखता है, ठीक है। तो ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपके सामने, स्कूल ऑफ फिलोसफी कह सकते हैं आपको, ठीक है। काफ़ी हमारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इन चीज़ों को दिया है, जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म है, रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिज्म इज रिलेटेड टू समवट प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, जो मतलब कि आपके जीवन में जिसकी इंपॉर्टेंस है वो सही है, जो नहीं कर रहा है वो गलत है, मतलब इस टाइप की चीज़ें होती हैं प्रैग्मेटिज्म में, ठीक है। अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है।
अस्तित्ववाद बेसिकली आपके फ्रीडम ऑफ चॉइस में, आपकी खुद की मान्यताओं में विश्वास रखता है कि आपको क्या ठीक लगता है, आपकी लाइफ किस अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, वो एग्जिस्टेंशलिज्म मतलब आपके अस्तित्व की वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। रियलिज्म जो है वो रियलिटी में बिलीव करता है, ठीक है, जो रियल है, प्रैक्टिकल है उसी चीज़ के बारे में। आइडियलिज्म एक तरह से बेसिक आइडियाज़ पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ क्लासिकल है, ठीक है, जो ये सोचता है कि भाई ऐसे चीज़ें हैं, ये इस तरह से होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देखिए प्रभावात्मक अनुशासन है, अनुशासन आना ही चाहिए, प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए, ये आइडियलिज्म का थॉट है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कितना कारगर है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये होनी ही चाहिए, ठीक है। प्रभावात्मक मतलब आदर्शवाद कह सकते हैं ना, तो ये आदर्शवादी धारणा है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह देखने को थोड़ी मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो इसका सही ऑप्शन होगा आइडियलिज्म, ठीक है। ये स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत डिटेल में पढ़ने का है, थोड़े से कंफ्यूजिंग भी आपको लग सकते हैं, जैसे रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में हो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इन पर बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है एरिक्सन। एरिक्सन के बारे में है, आपको पता है एरिक्सन की थ्योरी सबने पढ़ी होगी, ठीक है। तो बेसिक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन इसके, ठीक है। तो एरिक्सन ने इनमें से क्या चीज़ बोली है ये बताना है हमें बेसिकली, ठीक है। तो व्यू डेवलपमेंट चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, भाई यही है, फर्स्ट ही है, ठीक है। देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई विकास संबंधी परिवर्तन जो होते हैं हमारे पूरे जीवन काल में होने वाले हैं। मतलब देखो उसकी जो स्टेजेस भी हैं, आपने अगर एरिक्सन के बारे में पढ़ा होगा, उसकी थ्योरी के बारे में, तो अब देखिए उन्होंने एंड तक की बात की है बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल आखिरी टाइम पे जब मतलब बुढ़ापा आ जाता है एकदम, तब आप अपने जीवन की सारी चीज़ों को देखते हैं कि आपने क्या क्या सही चीज़ें की, क्या आपने गलत की, ठीक है। तो ये उस स्टेज तक पहुँच जाते हैं एरिक्सन। तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है पूरे लाइफ स्पैन तक चलता रहता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो बकवास ही है, मतलब मैं कहूँगी कि आप देखते समझ जाएंगे कि नहीं एरिक्सन ने नहीं बोला होगा। विकास संबंधी परिवर्तन को हमारे जीवन में पहले 5 वर्षों में होता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। नैतिकता में परिवर्तन को हमारे जीवन काल में आयु के अनुसार होने वाला माना जाता है, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जीवन में संज्ञानात्मक स्तर में परिवर्तन को आयु के अनुसार माने वाला, ये भी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एरिक्सन ने बोला था कि जो हमारे डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो पूरी लाइफ टाइम वो जो है चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो 70 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो गाइज़ ये थी प्रतीक शिवालिक सर का जो कोड ए है, उनकी फ्री टेस्ट सीरीज जो चल रही है, कोड ए का पेडागोजी का पार्ट है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका आंसर जो है की में हालांकि दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, ये की में जो है आंसर नेगेटिव इन्फोर्समेंट दिया हुआ है, बट इसका बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, इसका आंसर होगा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, ठीक है। अगर ऑप्शन इस तरह का पेपर में आया आपके सामने तो आप ऑपरेंट कंडीशनिंग चुनिए, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन मे बी ये मिसप्रिंटिंग हो सकती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये नेगेटिव आंसर इसका नहीं होगा, इसका होगा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, ठीक है। हालांकि वो भी पार्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही, ठीक है। नेगेटिव इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दोनों ही ऑपरेंट कंडीशनिंग के पार्ट है, बट 55 का आंसर 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि आपका होगा यहाँ पर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ओके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। KVS PRT के लिए, DSSB PRT या टीचिंग एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।